तो चलिए शुरू किया जाए। गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। कैसे हैं आप लोग? चलिए, बहुत बढ़िया। सभी लोग बढ़िया रहे, यही होना चाहिए। देखिए क्या बोला जा रहा है। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी। तो बहुत ही सिंपल है। बोला जा रहा है कि ये जो रेजिस्टेंस है, फिर एक और रेजिस्टेंस है, फिर इसके बाद यहां एक रेजिस्टेंस है, फिर इसके बाद यहां एक रेजिस्टेंस है, और इसके बाद यहां एक रेजिस्टेंस है। यह है आपका पॉइंट ए और यह है आपका पॉइंट बी। इन सभी रेजिस्टेंसेस का जो वैल्यू है, इसका वैल्यू है 4 ओम के बराबर और इसका वैल्यू है 4 ओम के बराबर। इसका वैल्यू है 2 ओम के बराबर और इसका वैल्यू है 1 ओम के बराबर। और ये जो बीच वाला रेजिस्टेंस है, इसका वैल्यू है 6 ओम के बराबर। तो आपको बोला जा रहा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो पहला बोला जा रहा है 6 ओम के बराबर है, दूसरा बोला जा रहा है 12 ओम के बराबर है, तीसरा बोला जा रहा है 10 ओम के बराबर है, सबसे लास्ट बोला जा रहा है 8 ओम के बराबर है। तो ऑप्शन सी सभी लोगों का आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है। अगर ये देखें तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आए हैं और आते रहते हैं। पहले कैपेसिटर में भी बोला गया, यही बात रजिस्टर में भी बोला जा रहा है कि अगर आप बुक वगैरह को सॉल्व करेंगे तो बहुत बहुत बड़ा बड़ा नेटवर्क होगा रजिस्टर का। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कमिन ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बट वो टोटली आउटडेटेड हो चुके हैं। उन क्वेश्चंस का कोई मीनिंग नहीं है कि 15-15 रजिस्टर ऐसे इधर से उधर लगा हुआ है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आएगा। इसको सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जिधर से सॉल्व करना, तो ये दोनों शेप से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। यहां से आया है करंट, इसका बंटवारा होगा, तो ये दोनों और ये दोनों कैसे दिख रहे हैं, तो सीरीज में दिख रहे हैं। तो सीरीज में सीधे जुड़ते हैं, तो इनका इक्विवेलेंट 3 ओम हो गया। इनके साथ एक और पैरेलल में, उसको हटा के 3 ओम जो आया, उसके बगल में 6 ओम है, वो ऐसे सेप कर देने से क्या होता है, ये 4 ओम है, और उसके बगल में क्या है, 4 ओम ऐसा है। अगर सीरीज में, अगर पैरेलल में 2 रजिस्टर्स रहे तो पहले जो फॉर्मूला था वो आज भी वैलिड होगा कि पैरेलल में अगर 2 रहेंगे तो R1 R2 बाय R1 प्लस R2, इस फॉर्मूला को यूज करके पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर 2 रजिस्टर हो, कि आप 1 बाय R इक्विवेलेंट के लिए फॉर्मूला लगाओगे कि 1 बाय R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस R2, तो इसको सॉल्व करके इसके बराबर आ जाएगा। 3 और 6 का इक्विवेलेंट, तो 3 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 6, ये कितना के बराबर हो गया, तो ये 2 ओम के बराबर हो गया। अब अगला नेटवर्क में देखिएगा तो 4 ओम, 4 ओम के बगल में वो पूरे सिस्टम को हटा के 2 ओम, और 2 ओम के बगल में एक और 4 ओम। इन सब का इक्विवेलेंट किसके बराबर होना चाहिए, तो इन सब का इक्विवेलेंट 10 ओम के बराबर होना चाहिए। तो सही आंसर कौन सा है, सही आंसर है आपका ऑप्शन सी। आ गया सभी लोगों को बात समझ? चलिए तो अगला देखा जाए। क्या बोला जा रहा है अगला क्वेश्चन में कि कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। पहले बन जाने दीजिए फिर बनाइएगा। ये है ए और ये है बी। ये ऐसा है, ठीक है, पहला वाला है। ये दूसरा वाला है, फिर सबसे लास्ट में ये ऐसा एक और है, ठीक है। अब यहां से बोला जा रहा है कि ये भी आर है, ये भी आर है, और ये
2R है, ये भी R है, ये भी R है, और ये 2R है, फाइनली ये भी R है। तो देखते हैं वैल्यू क्या आता है। तो बताइए, आप लोग बताइएगा ऑप्शन इस बार, कौन कितना फास्ट करके बता रहा है। तो देखो यहां पे अगर इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे इस नेटवर्क को, तो सबसे पहले जिधर से आपको पॉसिबिलिटी लग रहा है कि जहां जहां आप कम करते जा सकते हैं वहां वहां कम करते चले जाइए। तो यहां पे देखो ये R और ये R, ये दोनों कैसे लग रहे हैं, तो वो दोनों सीरीज में लग रहे हैं। तो ए से देखो उधर की ओर एक नेटवर्क गया जिसका रेजिस्टेंस 2R के बराबर है, पहला काम ये हो गया। ए वाला ही तो सारा पोटेंशियल इधर ए ही है, तो एक पॉइंट के बजाय मल्टीपल पॉइंट्स में ऐसे भी सोच सकते हैं कि ये इधर ए है। यहां से देखिए तो एक 2R और हो गया, तो ये एक 2R आपने यहां से यहां और कर दिया। यहां से यहां देखिए तो एक 2R और है, तो एक 2R आपने और कर दिया। ये बीच वाले पॉइंट कहीं पे पहुंचे हो। यहां से अगर बी जाना है तो यहां से बी जाने में देखो एक रजिस्टर 2R और लग रहा है, और एक रजिस्टर अभी भी ए से बी कितना का 2R का बचा हुआ है। तो शेप से फर्क नहीं पड़ता है। देखिए ये वाला पॉइंट आपका बी है और ये इधर के सभी पॉइंट ए है कि बी से तो सीधे दो रजिस्टर कनेक्टेड है। ये नीचे वाला 2R नहीं, केवल जो वैल्यू दिया है उसी हिसाब से कीजिए कि नीचे वाला किसके बराबर है, केवल R के बराबर, ऐसा हो रहा है। अब यहां पे देखिएगा तो ये तीनों के तीनों ब्रांच, सही बात है, आप ऐसा सोच भी सकते हैं, कैपेसिटर में करते भी थे कि ये ए है और ये बी है, एक तीसरा पोटेंशियल वाला पॉइंट कौन सा होगा, तो ये कोई पॉइंट सी के बराबर होगा। लेना है सी तो लीजिए, नहीं लेना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इन तीनों का, अभी अभी हम लोगों ने बोला था अगर पैरेलल में एन रजिस्टर्स हो तो उनके लिए इक्विवेलेंट R बाई एन होता है। यहां से अगला स्टेप में देखिए कि ये आपका बी रहा, तो यहां से यहां का वैल्यू किसके बराबर होगा, तो पहला वैल्यू देखिएगा कि 2R बाई 3, R बाई एन का वैल्यू इसके बराबर हो गया। ये यहां पे 2R बाई 3 हुआ। फिर यहां से यहां देखो क्या है, रेजिस्टेंस 2R के बराबर है, और ए से बी सीधा एक किसके बराबर है, R के बराबर है। इन दोनों को जोड़िएगा तो 2R और 2R बाई 3 और 2R, फाइनली ये ब्रांच सीरीज में है, तो 2R बाई 3 और 2R, इसका वैल्यू जो होना चाहिए, इसका वैल्यू किसके बराबर, तो कितना के बराबर आ रहा है, 3 दूना 6 2 8, 8R बाई 3। तो 8R बाई 3 ये इधर से हो गया, और इसके साथ पैरेलल में कौन सा है, तो इसके साथ पैरेलल में जो है वो किसके बराबर है, R के बराबर है। फाइनली इन दोनों का इक्विवेलेंट, तो दो लोग अगर पैरेलल में हो तो 8R बाई 3 इंटू R डिवाइडेड बाई 8R बाई 3 डिवाइडेड बाई क्या होना चाहिए, 8R बाई 3 प्लस किसके बराबर, तो 8R बाई 3 प्लस R इसके बराबर। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ऊपर में देखो एक R कॉमन लेके काटोगे तो 8 बाई 3 R बचेगा, नीचे में 8 बाई 3 प्लस 1 तो कितना के बराबर बचेगा, 11 बाई 3 के बराबर बचेगा। R इक्विवेलेंट देखिए 8 बाई 11 R इसके बराबर R इक्विवेलेंट आ गया। तो आपको सर्किट देख के समझना है कौन किसके साथ सीरीज में है, कौन किसके साथ पैरेलल में है, वो वहीं पे आपको ज्ञान होगा कि कैसा सर्किट है, उस हिसाब से आप कनेक्शंस को अरेंज कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन किया जाए। हो गया सभी लोग का कॉपी? नहीं हुआ है, कर लीजिए अच्छे से पहले कॉपी, उसके बाद देखा जाएगा। तो कुछ नहीं है, आपको रीड्रॉ करते रहना पड़ेगा। रीड्रॉ करोगे रास्ता अपने आप ऑटोमेटिकली आगे बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे आप रीड्रॉ करेंगे इसको ऐसे। चलिए अगला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी इन द सर्किट। बोला जा रहा है कि यहां पे एक बैटरी लगा हुआ है 2 वोल्ट का, उसके बगल में एक रजिस्टेंस है 6 ओम का, उसके ऊपर एक रजिस्टेंस है 8 ओम का,
और उसके नीचे एक रेजिस्टेंस है 8 ओम का। पहला बोला जा रहा है जो करंट होना चाहिए वो 1/11 के बराबर होना चाहिए। अगला बोला जा रहा है 1/10 के बराबर होना चाहिए। तीसरा बोला जा रहा है 1/5 के बराबर होना चाहिए। सबसे लास्ट बोला जा रहा है कि 1/3 के बराबर होना चाहिए। कौन सा हो रहा सही? तो देखो यहां पे अलग अलग कर दिया है, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर सच में इसको रिड्रॉ कीजिएगा तो ये 8 और ये 8 आपको कैसा लग रहा है? पैरेलल में ही है। जहां कहीं दोनों देखो यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल बराबर होगा, मतलब ये दोनों ब्रांच तो बराबर में कनेक्टेड है ही, इक्वल पोटेंशियल वाले पॉइंट से कनेक्टेड है ही। इनको क्या करो, या इसमें ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है तो इसी को थोड़ा फोल्ड कर दीजिए। अगर उसको फोल्ड करेंगे तो यहां पे देखो ये 6 ओम यहां पे है, एक ब्रांच है 8 ओम का, उससे क्या फर्क पड़ता है उसको घुमा देने से, दूसरा ब्रांच है 8 ओम का। अब देखिए क्या, अब अगर देखिएगा तो आपको दिख रहा होगा कि हाँ ये दोनों ब्रांच जो है, ये दोनों ब्रांच कैसे हैं, तो ये दोनों ब्रांच अब दिख रहा है कि 8 ओम और 8 ओम कैसे है, 8 ओम और 8 ओम पैरेलल में ही है। 8 ओम और 8 ओम अगर पैरेलल में है तो 8 ओम और 8 ओम पैरेलल में है, तो इनका इक्विवेलेंट 4 ओम होगा। उसको वहां से उठा दीजिए तो 4 ओम का रेजिस्टेंस जो मिला वो 4 ओम का रेजिस्टेंस ऐसे आपको यहाँ पे मिल गया। ये ब्रांच गायब हो चुका है, इसकी जगह पे एक 4 ओम वाला ब्रांच आया। उसके बगल में देखिए तो ये 6 ओम वाला ब्रांच है, उसके बगल में बैटरी है। अब तो क्लियरली दिख रहा है कि ये 6 और ये जो इन दोनों का इक्विवेलेंट 4 आया है कि अब तो और कोई रास्ता नहीं है, दोनों सीरीज में है। इनके लिए देखिएगा तो इनके लिए इक्विवेलेंट कितना के बराबर आ जाएगा, तो इनके लिए इक्विवेलेंट को देखेंगे तो ये इक्विवेलेंट 6 और 4 का 10 ओम के बराबर आ गया। ऐसे बैटरी से कनेक्टेड है। ये आपका अल्टीमेट सर्किट बचा 2 वोल्ट का। तो आई बैटरी से कितना जाएगा, तो आई बैटरी से हमेशा V/R इक्विवेलेंट इसके बराबर जाता है। तो V का वैल्यू है 2, R इक्विवेलेंट आया है 10, तो कितना का गया यहां से करंट, तो बैटरी से जो जाने वाला करंट होगा वो किसके बराबर होगा, तो 1/5 के बराबर होगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन ही आजकल ज्यादा पूछा जा रहा है। इसको सॉल्व करने का, देखो सर्किट को सॉल्व करने के लिए जो आपका इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट है, ओम्स लॉ का कॉन्सेप्ट है, उससे अगर सर्किट आसानी से सॉल्व हो जाए तो बहुत बढ़िया। बाकी सर्किट के सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक अल्टीमेट लॉ होता है, उसको बोला जाता है किरचॉफ्स लॉ। जब हम लोग इक्विवेलेंट पढ़ लेंगे, थोड़ा बैटरी के बारे में पढ़ लेंगे, तो फिर किरचॉफ्स लॉ पढ़ेंगे। तो किरचॉफ्स लॉ से तो कैसा भी सर्किट हो, कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड, सबको सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन पहले पैरेलल सीरीज के जरिए ही सर्किट को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। चलिए कौन 6 और 4, तो 6 और 4 तो है ही। यहां से जो करंट निकला है इसको अगर ऐसे बनाए तभी सीरीज में माना जाएगा। क्या 2 वोल्ट ऐसा है और ये 6 और 4 को ऐसे लिखे या वैसे लिखे, उससे क्या ही फर्क पड़ता है, दोनों है तो सीरीज में ही। जो करंट निकला है वो 6 से जाएगा, उसके बाद 4 से जाएगा, हो गया, इसीलिए सीरीज में है। और एंड टू एंड ही तो कनेक्टेड है दोनों, कि किसी बैटरी से ये एंड टू एंड दोनों का कनेक्शन है। तो ऐसे तो सीरीज में, ये अगर सीरीज में है तो ये क्यों नहीं सीरीज में होंगे, दोनों तो एक ही बात है। वही बोल रहे पोजीशन से कोई फर्क नहीं पड़ा कि इस साइड 8 बना दिया तो ये 8, ये 8 पैरेलल में नहीं है, इसी को उठा के ऊपर ले जाइए, सेम ही तो पॉइंट के क्रॉस दोनों कनेक्टेड है, तो ये दोनों 8 पैरेलल में होंगे। सिमिलरली ये अरेंजमेंट अगर ऐसा है, अगर ये ऐसा होता तो बोलते 6 और 4 सीरीज में है, तो इसी बैटरी इस यहाँ पे एक लंबा सा वायर खींच के इसको यहाँ ले आएंगे तो भी तो सीरीज में ही होगा। तो इसीलिए पोजीशन पे नहीं जाना है, शेप बना बना के देता है, उन शेप से कोई फर्क पड़ता नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखे। अगला क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस across any arm if an
lateral triangle is formed by joining three resistors, each of कितना, each of रेजिस्टेंस आर कि तीन इक्विलेटरल, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया जा रहा है, उसमें बोला जा रहा है कि आप इक्विवेलेंट निकाल के बताइए किसी एक आर्म के क्रॉस, मतलब किसी एक साइड के क्रॉस इक्विवेलेंट बताना है। इसका अगला बोला जा रहा है R/3, उसका अगला बोला जा रहा है 2R/3, सबसे लास्ट बोला जा रहा है 4R/3। तो कौन सा लग रहा, कौन सा सही होना चाहिए? ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो यहां पे देखिए सबसे पहले क्या बोला जा रहा है कि तीन रजिस्टर को कनेक्ट करके एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया गया, कि ऐसा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है वो तीन रजिस्टर्स को कनेक्ट करने के बाद बना है। तो यहां पे आपसे पूछा जा रहा है, आपकी मर्जी, हाईली सिमेट्रिक है, कोई सा भी दो टर्मिनल ले लीजिए, मान लीजिए इसी के क्रॉस निकाल रहे हैं, चाहे तो इसके क्रॉस निकालें, चाहे तो किसी भी अन्य के क्रॉस निकालें, सिमेट्रिक तो सभी आर्म के अबाउट है ही। अब यहां पे देखो तो यही बात है कि अगर ऐसे करके एकदम अच्छा से बना के दे तभी थोड़े ही मानेंगे ये दोनों सीरीज में है। देख के ही तो लगता है जो करंट यहां से जा रहा है वही करंट यहां से वापस जाएगा, कोई अन्य रास्ता है नहीं, टर्मिनल टू टर्मिनल ही तो कनेक्टेड है। कहने का मतलब इतना सिंपल बना के देगा तभी नहीं मानना है कि ये लोग सीरीज में है। ऐसे भी देख के पता चल रहा है कि ये दोनों सीरीज में है और इनका इक्विवेलेंट जो है इसके साथ पैरेलल में है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो पहला दोनों के लिए देखिए, तो पहला देने के लिए दोनों सीरीज में थे तो 2R के बराबर हुआ, और सबसे लास्ट वाले के साथ देखिएगा तो सबसे लास्ट वाले के साथ इसका कनेक्शन कितना के बराबर हुआ, तो सबसे लास्ट वाला R के बराबर है। यही आपका पॉइंट ए और पॉइंट बी है। इस लाइन पे जितना है सभी के सभी ए है, उस लाइन पे जितना है सभी के सभी बी है। अब यहां से हम लोग जानते हैं कि अगर R1 R2 पैरेलल में हो तो R1 R2 बाय R1 प्लस R2 रजिस्टर के केस में ऐसा होता है। तो R1 का वैल्यू देखिए 2R के बराबर, R2 का वैल्यू R के बराबर। यहां से देखेंगे तो R प्लस 2R, इसका वैल्यू किसके बराबर हो गया, तो 2R डिवाइडेड बाई किसके, 2R डिवाइडेड बाई 3 इसके बराबर। कि इस पूरे सर्किट का किसी एक आर्म के अबाउट जो इक्विवेलेंट होना चाहिए वो 2R/3 इसके बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे वैल्यू 2R/3 के बराबर आ गया। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत ही सिंपल सिंपल सर्किट ही अभी ले रहे हैं। चलिए थोड़ा अब सर्कल वाला कर लेते हैं, फिर आएंगे इक्विवेलेंट पे। क्या बोला जा रहा है कि इफ अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R is bent to form a सर्कल, कि कोई वायर है जिसका रेजिस्टेंस R है उसको यूज करके एक सर्कल बनाया गया, बेंट टू फॉर्म अ सर्कल, देन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस across any two diametrically opposite point। तो डायमीटर का डेफिनेशन तो जानते होंगे सब लोग, क्या होता है जी डायमीटर का डेफिनेशन? जेई वाला सब भी पढ़ रहा है ना। देखो डायमीटर के बारे में बोला जाता है, दो डेफिनेशन होता है कि जो सबसे लंबा कॉर्ड होता है किसी सर्कल का उसको डायमीटर बोलते हैं, या जो कॉर्ड सेंटर से पास करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को डायमीटर बोलते हैं। अब देखिए आपके पास एक ऐसा वायर है जिसका रेजिस्टेंस R के बराबर है और लेंथ नहीं दिया है, मानते हैं चलिए L लेंथ के बराबर रहा होगा। इसको क्या कर दिया गया, बेंट करके एक सर्कल बना दिया गया, कि ये ऐसा एक सर्कल बन गया बेंट करने से ये वाला वायर, ठीक है।
फिर क्या बोला है कि दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट, तो दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट मतलब एक तरफ यहां पे पॉइंट ए है और एक तरफ यहां पे पॉइंट बी है, इनके बीच में क्या है, ऐसा लगेगा जैसे कनेक्शन हो गया, इनके बीच में क्या है, आपको इक्विवेलेंट बताना है कि ऐसा होगा। चाहे तो आप अपना लॉजिक से ही सोच सकते हैं कि देखो R इक्वल टू किसके बराबर रहा होगा, तो R इक्वल टू रो L डिवाइडेड बाई A इसके बराबर रहा होगा। तो ये अगर R का वैल्यू है, तो अगर इसी वायर से एक बना है सर्कल, तो दोनों पार्ट में मान लो करने की जरूरत क्या है, आगे में भी जरूरत पड़ेगा भी, अभी के लिए करने की जरूरत क्या है, उस पार्ट का भी लेंथ L/2 होगा और इस पार्ट का भी लेंथ L/2 होगा। तो बनने वाला जो रजिस्टर है, तो R1 इक्वल टू कितना, तो रो इंटू L/2 डिवाइडेड बाई ए, तो देखिए ये R/2 बनेगा, वही बोले कि लेंथ आधा कर देंगे, रजिस्टेंस आधा हो जाएगा, एरिया तो नहीं बदला है, R1 ऐसा। यहाँ पे R2 को देखिएगा, तो R2 का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, तो रो इंटू L/2 डिवाइडेड बाई ए, ये इसके बराबर आ गया, तो इसका वैल्यू भी किसके बराबर आ गया, तो इसका वैल्यू भी R/2 के बराबर आ गया। कि दोनों का सच बात है, अगर एक वायर है इसको बेंट करेंगे और दोनों डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट में जाएंगे, तो R1 और R2 का वैल्यू आधा आधा होना चाहिए, कि आधा लेंथ का होगा इसका, तो आधा आधा रेजिस्टेंस होगा। अब अगर इन दोनों को देखिएगा, तो इन दोनों को देखने से लग क्या रहा है, इन दोनों को देखने से लग रहा है पैरेलल में है, तो अब हो गया दो रजिस्टर्स हैं R/2, फिर एक कौन है, ये भी है R/2। अगर ये पैरेलल में है, जैसे निकालना है वैसे निकालिए। बाकी हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर R नाम का रजिस्टर है तो R/n होना चाहिए, सिंस R रिजर्व सिंबल है, तो R/n का वैल्यू कितना हो गया, R/2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये किसके बराबर हो गया, R/4 के बराबर हो गया। नियम से निकालो 2/R तो भी वही आएगा। अब पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट के लिए आपको जो सा भी फॉर्मूला सही लगे उस फॉर्मूला से जाइएगा, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके बराबर आएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R/4 के बराबर आएगा। तो आगे सभी लोगों को समझ में बात, आगे बढ़ा जाए, हो गया सभी लोगों का कॉपी। चलिए अगला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि इफ अ वायर हैज ए स्पेसिफिक resistance of 0.8 ohm per centimeter, a circle of diameter 30 centimeter is formed using this wire, then the resistance across any two diametrically अपोजिट पॉइंट। कि रेजिस्टेंस आपको बताना है क्रॉस एनी टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट। 0.8 पाई सेंटीमीटर को क्या कर सकते हैं, इसको केवल 0.8 ही रहने दीजिए, पाई मत लाइए, अभी आंसर में पाई आएगा। 0.8 ओम पर सेंटीमीटर, बस पाई को काट दीजिए आप अपने कॉपी में, ओम ही था, हाँ ऐसा ही था। इसके ऊपर एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था क्या, कि मैं एक बार अपना थेसिस जमा कर रहा था एमटेक में, तो जहां जहां पाई थी वहां वहां मैंने ओम लिख दिया था, तो मे भी ये मेरा कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है, वो तब भी ओम ही था। तो जब चेक हो रहा था, जब पीपीटी दे रहा था स्लाइड ऐसे ही स्क्रीन पे, तो टीचर लोग ने बोला कि ये पाई है या ओम है जो तुमने लिखा है,
तब मैंने गौर से देखा था, लग रहा वही बात आज फिर से रिपीट हो रहा। चलिए कोई बात नहीं, ओम ही था। चलिए बताइए इसका आंसर बताइए तब आप। पहला बोला जा रहा है कि 1.6 ओम होना चाहिए, पहला बोला जा रहा है। दूसरा बोला जा रहा है कि जो वैल्यू होना चाहिए, इसका वैल्यू होना चाहिए किसके बराबर, तो इसका वैल्यू होना चाहिए 2.4 ओम, इसके बराबर। तीसरा बोला जा रहा है, एक मिनट, यहां पे पाई रहना चाहिए, 1.6 पाई अब ओम। यहां पे देखिए 2.4 पाई अब ओम, यहां पे 1.2 पाई अब ओम, और सबसे लास्ट में बोला जा रहा है कि जो सबसे लास्ट में बोला जा रहा है वो बोला जा रहा है 1.8 पाई तब ओम। बताइए कौन सा लग रहा सही हो सकता है। देखो सबसे पहली बात क्या हुआ, वो डाटा देने का मतलब कि इस वायर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का क्या मतलब हुआ। वैसे तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस उसको भी बोलते हैं, जो ओम है उसको भी बोलते हैं, जो क्या बोलते हैं उसको, जो रो है उसको भी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। बट या उसका यूनिट ये नहीं होता, उसका यूनिट कुछ और होता है। ये जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दिया है इसका मतलब क्या है कि अगर इस वायर का 1 सेंटीमीटर लेंगे ना, तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो 0.8 ओम के बराबर होगा। ये कहने का मतलब है कि इस वायर का अगर 1 सेंटीमीटर लेंगे तो इसका रेजिस्टेंस 0.8 ओम के बराबर होगा। ये बात तय हो गया। चलिए अब देखो अपना दोनों पार्ट में जो आपने सर्कल बनाया है तो उसका आपको डायमीटर दिया हुआ है। तो यहां पे अगर डायमीटर 30 सेंटीमीटर है तो यहां से रेडियस 15 होना चाहिए। तो ये वाले पार्ट को देखोगे तो ये वाले पार्ट का लेंथ कितना होना चाहिए, पाई इंटू आर, कि आधा ऑफ सर्कल किसके बराबर होता है, पाई इंटू आर के बराबर। तो पाई इंटू आर के बराबर हुआ, तो पाई इंटू ये किसके बराबर हुआ, तो ये पाई इंटू 15 के बराबर, कि इस पार्ट का लेंथ इतना के बराबर, इतना सेंटीमीटर इसका लेंथ है। ठीक है, फिर अगर इस पार्ट का लेंथ देखिएगा तो भी तो वही बात है, तो पाई इंटू 15 सेंटीमीटर इसका भी लेंथ होना चाहिए। दोनों का लेंथ ऐसा हो गया। अगर मान लो 1 सेंटीमीटर का क्या है रेजिस्टेंस 0.8 है, तो 2 सेंटीमीटर होता तो 2 इंटू 0.8, जैसे मान लीजिए यूनिट मास पर यूनिट लेंथ बोलते हैं, वैसा ही तो कोई बात है। 4 सेंटीमीटर होता तो इतना रेजिस्टेंस, तो इसके लिए जो R1 होना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए, तो 0.8 इंटू पाई इंटू 15, ये R1 का वैल्यू होना चाहिए कि इसका इतने के बराबर होगा। अब दूसरे के लिए देखिएगा तो R2 कितना होना चाहिए, तो वो भी होना चाहिए 0. इस लेंथ का जो रेजिस्टेंस होगा तो 0.8 इंटू पाई इंटू 15 इसका होगा। अब ये दोनों के दोनों कैसे हैं, तो ये दोनों के दोनों हम लोग जानते हैं कि ये दोनों को दोनों कैसे हैं कि ये R1 और R2 पैरेलल में है, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट है। तो R1 और R2 अगर पैरेलल में आ रहे हैं तो यहां से देखिए जो आपका R इक्विवेलेंट होना चाहिए, वो जो दोनों का वैल्यू R बराबर है तो R/N होना चाहिए। इंडिविजुअल क्या है, तो इंडिविजुअल है 0.8 इंटू पाई इंटू किसके बराबर, 15 के बराबर, और जो अगला आ रहा है नीचे में वो किसके बराबर, तो 2 के बराबर। तो यहां से क्या हो रहा है, कोई मैच नहीं कर रहा है क्या, तो 0.4 इंटू पाई इंटू 15, तो 1.2 का भी आधा हो जाएगा। 0.4 इंटू 15 किसके बराबर हो रहा है, 6 पाई के बराबर आ रहा है क्या, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, एक और ऑप्शन डाल दीजिए, ये इसका वैल्यू 6 पाई ओम इसके बराबर होना चाहिए। ये आपका सही आंसर है जो डाटा है उसके हिसाब से। तो यहां पे देखिए पहला बात क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस देने का मतलब है कि आप किसी भी लेंथ के लिए रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर का इतना है तो 10 सेंटीमीटर का 10 मल्टीप्लाइड बाय दिस, 4 का 4 मल्टीप्लाइड बाय दिस। तो हमको पता चला कि वायर नंबर 1 जो
सर्कल बनाने में यूज हुआ है, अगर उसका लेंथ इतना के बराबर है तो उसका रेजिस्टेंस इतना के बराबर होना चाहिए। वायर नंबर 2 जो है उसका लेंथ इतना यूज हुआ है तो उसका रेजिस्टेंस इतना के बराबर होना चाहिए। अब दोनों वायर को कंबाइन किए तो पता चला डायमेट्रिकली अपोजिट है, तो R1 R2 क्या होंगे, तो R1 R2 यहां पे पता चला हम लोगों को पैरेलल में है, पैरेलल के इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लगाया गया तो R इक्विवेलेंट कितना के बराबर, 6 पाई के बराबर आपका आंसर आया। चलिए अगला क्वेश्चन किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि इफ 2 resistors when connected in series has equivalent of 10 ohm and when connected in parallel has equivalent of 1.6 ohm, then the values of resistance। देखो इसमें क्या है, अगर ऐसा क्वेश्चन रहे तो सबसे आसान चीज तो क्या होगा, ऑप्शन से ही चेक कर लिया जाए। सबसे आसान वही ना होगा जी, कि ऑप्शन से ही चेक कर लेंगे तो ज्यादा आसान हो जाएगा। फिर अगला क्या बोला जा रहा है कि 8 और 4 है। तीसरा क्या बोला जा रहा है कि 8 और 2 है। सबसे लास्ट बोला जा रहा है क्या क्या, ऑप्शन से ही आपने चेक कर दिया। तो ऑप्शन से चेक करें तो ऑप्शन सी तो सीधे लग ही रहा है। वही बात बोला, अगर ऐसा क्वेश्चन आए कैपेसिटर में भी और रजिस्टर में भी तो चेक ऑप्शन से ही कर दीजिएगा। लेकिन अगर ऐसा ना हो, ऑप्शन से ना चेक करना हो, ये समझाने का कारण क्या है, देखिए कि अगर आप मानते हैं एक का रजिस्टेंस R1 था और दूसरे का R2 था, तो पहला डाटा आपको क्या दिया है कि दोनों जब सीरीज में कनेक्टेड होंगे तो R1 प्लस R2 इसका वैल्यू 10 ओम के बराबर है, कि सीरीज से हम लोगों को ये डाटा पता है। फिर अगर दूसरे वाले को देखिएगा तो दूसरा वाला डाटा क्या दिया है कि R1 R2 बाई R1 प्लस R2 इसका वैल्यू 1.6 ओम इसके बराबर बोला है, कि इसका वैल्यू इसके बराबर आ रहा है। तो यहां से R1 R2 का वैल्यू निकालेंगे तो ये अगर 1.6 है तो यहां से 1.6 करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि यहां से अगर देखोगे ये जाके मल्टीप्लाई हुआ तो वो 16 के बराबर इसका यूनिट ओम स्क्वायर होगा। अभी के लिए छोड़ दीजिए, यूनिट डालते ही नहीं, रेजिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन है, देख भी रहे मल्टीप्लाई हो रहा है। अब यहां से देखो एक बात हमेशा याद रखो कि ये यहीं का ही बात नहीं है। अगर आपको कहीं पे a प्लस बी का वैल्यू पता है कि a प्लस बी इज नोन और a और b का प्रोडक्ट पता है कि देयर प्रोडक्ट इज नोन, कि यहां पे यही ना बात है कि ये दोनों पता है और ये पता है, तो आप कभी भी उनका वैल्यूज को डिटरमाइन कर सकते हो। कैसे? a माइनस बी को निकाल के। तो देखो a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस किसके बराबर होना चाहिए, 4ab के बराबर। तो अगर a प्लस बी नोन है और a इंटू बी नोन है तो a माइनस बी ऐसे डिटरमाइन हो सकता है। तो यहां पे देखिए अगर a माइनस बी इसका होल स्क्वायर डिटरमाइन करने के लिए जाएंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहां से अब एक्चुअल वैल्यू पुट कर देते हैं कि a माइनस बी का काम तो हो गया। यहां पे अगर हमको क्या चाहिए, यहां पे अगर हमको R1 माइनस R2 इसका होल स्क्वायर चाहिए तो पहले R1 प्लस R2 इसका होल स्क्वायर होना चाहिए, माइनस किसके बराबर,
4 इंटू R1 R2 इसके बराबर। यहां से देखिए तो R1 माइनस R2, तो R1 माइनस R2 का वैल्यू अगर देखिएगा तो R1 माइनस R2 का वैल्यू यहां पे निकाला जाना है कि R1 और R2 इंडिविजुअली डिटरमाइन हो जाए। R1 प्लस R2 तो निकाल के तो रखा हुआ है आपने 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू R1 R2 मतलब 16। यहां से देखिए R1 माइनस R2 इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस 16 किसके बराबर, 36 के बराबर। तो यहां से देखिए R1 माइनस R2 ये किसके बराबर, 6 के बराबर आया। ये आपका एक इक्वेशन R1 R2 के टर्म में है। ये अगला क्वेश्चन में यूज होगा इसका। पहले ही हमने बोला कि अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो ये करना नहीं है, आप तो डाटा देख के बता दोगे। R1 आ प्लस R2 इसका वैल्यू 10 के बराबर, R1 माइनस R2 इसका वैल्यू 6 के बराबर, 2R1 का वैल्यू 16, R1 का वैल्यू 8, किसी एक में पुट कर दीजिए, R2 का वैल्यू 2 ओम, तो 8 और 2 जो है वो आपका सही आंसर है। तो ये इन जनरल हर जगह अप्लीकेबल है कि अगर आपको सम पता है और दोनों का प्रोडक्ट पता है तो आप उनका इंडिविजुअल वैल्यू निकाल सकते हो इस फॉर्मूला को यूज करके। तो ये अगर सभी लोगों का कॉपी हो गया तो अगला क्वेश्चन लिखिए। हो गया कॉपी? चलिए अब इसका वैल्यू बताइए। क्या बोला जा रहा है कि इफ अ वायर हैज रेजिस्टेंस R नॉट इक्वल टू 12 ohm and it is bent into a circle, then what should be ratio L1 is to L2 to get an equivalent resistance of 8 by 3 ohm across ए बी। फिगर दिया हुआ आपको। ये है ए और ये है बी। अभी तक आपने सर्कल का जितना भी प्रॉब्लम किया था उसमें आप मान रहे थे डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट। इस बार बोल रहा है कि डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट नहीं है बल्कि ऐसा है दोनों पॉइंट L1 और L2 मतलब अलग अलग है। डायमेट्रिकली अपोजिट होता तो L1 बाई L2 1 के बराबर होता और इक्विवेलेंट जो होता वो 3 के बराबर आता। 8 बाई 3 कभी नहीं आएगा, R बाई 4 आया था ना अगर R रेजिस्टेंस है तो यहां से देखिए पहला बोल रहा है क्या कि L1 इज टू L2 जो होना चाहिए वो 1 बाई 3 होना चाहिए। दूसरा बोल रहा है L1 इज टू L2 जो होना चाहिए वो 4 बाई 3 होना चाहिए। और तीसरा बोल रहा है कि L1 इज टू L2 जो होना चाहिए वो 1 बाई 2 होना चाहिए। सबसे लास्ट बोल रहा है कि L1 इज टू L2 जो होना चाहिए वो जो वैल्यू दिया हुआ है 8 बाई 3 इसी के बराबर होना चाहिए। तो देखिए इसको अगर सॉल्व करना है तो बहुत सारा तरीका हो सकता है। सबसे पहला तरीका में देखिए क्या है कि अगर इसका कुल लेंथ L के बराबर रहा होगा तो सबसे पहले जो ओरिजिनल रेजिस्टेंस R0 था उसको मान लेते हैं हम लोग किसके बराबर। तो ओरिजिनल रेजिस्टेंस R0 जो था वो रो L डिवाइडेड बाई A इसके बराबर रहा होगा। ओरिजिनल रेजिस्टेंस R0 इक्वल टू रो L बाई A इसके बराबर रहा होगा। ठीक है, अब यहां से देखिए जो पहला वाला वायर बना है तो R1 का वैल्यू किसके बराबर होगा तो रो L1 डिवाइडेड बाई A इसके बराबर होगा। और R2 का वैल्यू किसके बराबर होगा तो रो L2 डिवाइडेड बाई A इसके बराबर होगा। देखो अगर R1 और R2 को जोड़ेंगे तो ये तो बात तय ही है
कि अगर R1 और R2 को जोड़ते हैं, मान लीजिए आपने R1 प्लस R2 किया, तो R1 प्लस R2 जो होगा वो हमेशा किसके बराबर होगा? तो वो हमेशा R0 के बराबर होगा। R1 इसको यहां से काट के आप यहां पे निकाल के भी देख सकते हो कि R1 प्लस R2 को जब जोड़ेंगे तो रो L1 बाई A1 रो L2 बाई A2, और ये बात तो तय है कि L इक्वल टू L1 प्लस L2 इसके बराबर होगा। तो इसका मतलब क्या दे दिया है आपको कि R1 प्लस R2 जो है वो 12 ओम के बराबर है। कि सच बात है, बेंड करने से पहले सब सीरीज में ही, तो पूरा का पूरा वायर सीरीज में ही था, तो ये आपका किसके बराबर? 12 के बराबर है। उसको आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि R1 प्लस R2 मतलब रो L1 बाई A प्लस रो L2 बाई A, तो L1 और L2 अगर मिला के L के बराबर है तो रो L बाई A। जैसे समझना है वैसे समझिए कि R1 और R2 इन दोनों पार्ट का रेजिस्टेंस ऐसा होगा। ठीक है, पार्ट 1 ओवर हो गया। अब दूसरा बात क्या है कि ये जो बनने वाले रेजिस्टेंस है तो A और B के अक्रॉस, ये बात तो क्लियरली दिख रहा है कि A और B के अक्रॉस ये दोनों पैरेलल में होंगे, तो R1 बाय R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 कि R1 R2 बाय R1 प्लस R2, यही तो आपको बोल रहा है कि इसका वैल्यू किसके बराबर लाके दिखाओ? इसका वैल्यू 8/3 होना चाहिए, जो आज का इक्विवेलेंट है। फिर यहां से देखिएगा तो R1 R2 इसका वैल्यू फिर से आपने डिटरमाइन कर लिया, तो 8/3 इंटू R1 प्लस R2 ये तो आप निकाल के रखे ही हुए हो 12 के बराबर, तो R1 इंटू R2 इसका वैल्यू किसके बराबर हो गया? तो 8 चौक कितना के बराबर? 32 के बराबर। यहां तक में किसी को कोई समस्या कि दोनों का सम ही तो 12 के बराबर रहा होगा, और ये तो डाटा दिया हुआ है प्रॉब्लम में कि ये ऐसा होना चाहिए। अब यहां से देखिए, अब हमको यही बात बोलते हैं, अगर दोनों का प्रोडक्ट पता है तो हम लोग दोनों का डिफरेंस भी बता सकते हैं कि समेशन का स्क्वायर माइनस 4R1 R2 ऐसा होना चाहिए। तो R1 प्लस R2, तो R1 प्लस R2 का मतलब किसका स्क्वायर हो गया? 12 का स्क्वायर माइनस कितना? तो माइनस देखिए क्या करेंगे, तो माइनस 4 इंटू R1 इंटू R2 32 के बराबर। 12 का स्क्वायर होता है 144, उसमें से घटा दीजिए कितना? 128, तो 144 में से 128 घटाएंगे तो 16 के बराबर बचेगा। तो R1 माइनस R2 इसका वैल्यू किसके बराबर हो गया? तो R1 माइनस R2 का स्क्वायर ये 16 के बराबर आया है। अगर R1 माइनस R2 का स्क्वायर 16 के बराबर आया है तो अब दोनों को यहां से R1 माइनस R2 का वैल्यू किसके बराबर? 4 के बराबर आया। देखिए आपके पास दो अननोन, दो इक्वेशन बचा हुआ है। यहां से अगर सॉल्व करेंगे तो R1 प्लस R2 इसका वैल्यू किसके बराबर है? तो R1 प्लस R2 इसका वैल्यू जो हम लोगों को गिवन है वो गिवन है 12 के बराबर, और R1 माइनस R2 ये हम लोगों ने डिटरमाइन, तो इसी के लिए तो पिछला प्रॉब्लम बनाया गया था कि R1 माइनस R2 इसका वैल्यू किसके बराबर आ गया? 4 के बराबर आ गया। इन दोनों को अगर जोड़ दीजिएगा तो देखो 2R1 इसका वैल्यू 16 के बराबर, तो R1 का वैल्यू कितना के बराबर आया? 8 के बराबर। R1 माइनस R2 4 है, तो 8 में से कितना घटाएंगे? तो 8 में से 4 घटाएंगे, तो R1 8 के बराबर और R2 4 के बराबर। अब दोनों का क्या चाहिए? रेशियो चाहिए। तो देखो अगर दोनों का रेशियो चाहिए तो किसका किसका रेशियो निकाल सकते हैं? जिसका रेशियो निकालना है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। R1 R2 का जब रेशियो लेंगे, मान लो किसका रेशियो लेते हैं कि रो L1 बाई A डिवाइडेड बाई रो L2 बाई A, यही तो R1 और R2 है ना जी। इन दोनों का अगर रेशियो लेंगे तो ये किसके बराबर? तो रो L1 बाई A 8 के बराबर, रो L2 बाई A 4 के बराबर। तो L1 बाई L2 इसका वैल्यू यहां पे आपका आया है 2:1। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नीट जैसे एग्जाम में संभव ही नहीं है, या दुनिया के किसी एग्जाम में संभव नहीं है कि 2/1 भी ऑप्शन हो, 1/2 भी ऑप्शन हो, ऐसा नहीं हो सकता। मान लो सिंपल सा बात यह है कि 8 और 4 रहे पैरेलल में, ऐसा रहे तो भी इक्विवेलेंट वही होगा जो क्या? जो आपका 4 और 8 रहे तो इक्विवेलेंट होगा। ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक हिस्सा में 1 लेंथ होना चाहिए
तो दूसरे हिस्सा में 2 लेंथ होना चाहिए। तो आपका सही आंसर क्या आया कि L1/L2 का वैल्यू। यही मैंने बोला कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि 1/2 2/1 दोनों ऑप्शन में हो, ये संभव नहीं है। मैंने देखो क्या अज्यूम करके सब जगह बनाया है, मैंने अज्यूम करके बनाया है कि R1 बड़ा है R2 से। तो R1 बड़ा है R2 से, तो इसका मतलब क्या है, L1 ही बड़ा होगा। ये आंसर कब आएगा, तो ये भी कोई मान सकता है R2 बड़ा है R1 से, वो कहां एडजस्ट होगा। देखो इसका जो रूट है वो 16 ही क्यों होगा, +-4 भी तो हो सकता है, तो वहां से एडजस्ट कीजिएगा तो हो जाएगा। बाकी जो बात आपको समझाया गया कि ऑप्शन में कोई एक ही रहेगा, समझने का बात यह है कि एक साइड 2 पार्ट रखो, एक साइड 1 पार्ट रखो, टोटल 3 हिस्सा करके, तो आपका रेजिस्टेंस जो आएगा इक्विवेलेंट वो किसके बराबर, 8/3 ओम के बराबर आएगा। तो सभी लोगों को बात समझ में आ गई। चलिए अगला देखा जाए। अब आगे देखिए कि डिवीजन ऑफ करंट इन पैरेलल सर्किट। देखिए यहां पे क्या बोला जा रहा है कि करंट डिवीजन का एक नियम होता है कि अगर I नाम का कोई करंट आया है और इसका बंटवारा होना है 2 रजिस्टर में, R1 और दूसरा रजिस्टर कौन सा है, तो दूसरा रजिस्टर है R2। तो यहां पे करंट आएगा और यहां पे बंटवारा होगा, तो पहला वाला में I1 और दूसरा वाला में I2 ऐसा जाएगा। इसको आप डेराइव करके भी बता सकते हैं और ऐसे भी बता सकते हैं कि जो पहला वाले में करंट जाएगा, मेन तो याद ही रखना है, जो पहला वाले में करंट जाएगा वहां पे देखिए रजिस्टेंस उल्टा होता है। रजिस्टेंस जो होगा वो उल्टा होगा कि पहला वाले का करंट तो ऊपर में दूसरे वाले का रजिस्टेंस डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, ये इसके बराबर होगा कि पहला वाले का अगर करंट निकाल रहे हैं तो रजिस्टेंस दूसरा वाले का इनटू क्या होना चाहिए, इनटू टोटल जिसका बंटवारा किया जाना है। सिमिलरली अगर दूसरे वाले में करंट निकाल रहे हैं तो दूसरे वाले के करंट के लिए ऊपर में पहले वाले का रजिस्टेंस होना चाहिए, नीचे में R1 प्लस R2 इंटू क्या होना चाहिए, जिसका बंटवारा किया जाना है। फिर से आप जोड़ के देख लीजिए, जोड़ के देखेंगे तो I1 प्लस I2 I के बराबर होगा, वो तो हमेशा ही होना है। इसी करंट का बंटवारा हो रहा है कि पहले वाले में जो करंट होगा वो दूसरे वाले के रजिस्टेंस को ऊपर में रखेगा। ऐसा क्यों होता है उसको समझते हैं। तो चलिए बगल में एक क्वेश्चन लिखिए। क्या बोला जा रहा है कि यहां से 6 एम्पियर का करंट आ रहा है, ठीक है। यहां पे एक 3 ओम का रजिस्टेंस है, यहां पे एक 4 ओम का रजिस्टेंस है और यहां पे क्या है, यहां पे एक 2 ओम का रजिस्टेंस है। ऐसा इस तरीके से हो रहा है। तो आपसे पूछ रहा है क्या, द करंट थ्रू 2 ओम रजिस्टर विल बी, कि 2 ओम के रजिस्टर से फ्लो होने वाला करंट कितना होगा ये आपको बताना है। तो पहला बोल रहा है कि जो करंट 2 ओम से जाएगा वो 4 एम्पियर के बराबर होगा। अगला बोला जा रहा है 3 एम्पियर के बराबर होगा, फिर 2 एम्पियर के बराबर होगा और सबसे लास्ट में बोला जा रहा है 1 एम्पियर के बराबर होगा। बताइए कौन सा लग रहा है सही होने का संभावना। क्या होना चाहिए। देखिए सबसे पहले बात क्या है कि ये 4 और ये 2 ये तो एक दूसरे के पड़ोसी हैं, तो ये दोनों तो सीरीज में है, जो इधर से जाएगा वही तो आगे बढ़ेगा। तो यहां तो कोई समस्या नहीं है कि 4 और 2 में सेम होगा। इस सर्किट को आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो देखिए इधर का ब्रांच है 3 ओम और इधर का ब्रांच अल्टीमेटली कितना का बचा, तो 6 ओम का इधर का ब्रांच बच गया। यही तो सिंप्लीफिकेशन था। ऑप्शन सी इज करेक्ट जिन लोग का आ रहा है।
फिर यहां पे देखिए बंटवारा किसका होना है, तो बंटवारा 6 एम्पियर का होना है। तो बंटवारा अगर 6 एम्पियर का होना है तो यहां पे क्या लिखा जाएगा, करंट किस ब्रांच में चाहिए, इस ब्रांच में। तो इस ब्रांच को अगर आप R2 बोलते हैं और इस ब्रांच को R1 बोलते हैं तो यहां से देखिए क्या होना चाहिए कि करंट इन ब्रांच 2 I2 जो होना चाहिए वो रेजिस्टेंस इन ब्रांच 1 इस पे डिपेंड करना चाहिए, डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू किसके बराबर, टोटल जिसका बंटवारा हुआ होना है। तो ऊपर में देखिए उल्टा वाले का रेजिस्टेंस 3 है, डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस 3 प्लस 6 है, इंटू जिसका बंटवारा होना है वो 6 है। तो ऊपर में 18, नीचे में ये। तो I2 का वैल्यू देखिए 2 ओम के बराबर आया कि दूसरे वाले ब्रांच में। तो 2 ओम अगर 6 से जा रहा है तो 6 तो इन्हीं दोनों को हटा के बना है, तो इस पूरे ब्रांच में ही 2 एम्पियर जाएगा। तो आंसर 2 एम्पियर होना चाहिए। अगर 3 ओम वाले से करंट पूछता तो I1 जो 3 ओम वाले के साथ होता उसकी वैल्यू किसके बराबर, तो 4 एम्पियर के बराबर होती। चाहे तो आप निकाल भी सकते थे कि I1 का वैल्यू, एक तो सीधे निकाल लोगे कि 6 में से 2 इधर गया तो 4 इधर जाना चाहिए। I1 का वैल्यू नहीं तो ऐसे निकालना चाहे तो R2 बाई R1 प्लस R2 इंटू क्या, टोटल करंट जिसका बंटवारा होना है। तो R2 का वैल्यू देखिए, R2 किसके बराबर, तो दूसरे ब्रांच का कुल रेजिस्टेंस दोनों को मिला के 6 के बराबर है। तो ऊपर में 6 हुआ, दोनों का जोड़ 9 के बराबर, इंटू किसका वैल्यू होगा, इंटू यहाँ पे वैल्यू 6 का होगा। I1 का वैल्यू देखिए 36/9 4 एम्पियर के बराबर होगा। देखो ऐसा उल्टा रेशियो में क्यों डिवाइड होता है कि लॉजिकल बात यह है कि 6 एम्पियर का जो करंट था उसको इस ब्रांच में ज्यादा रेजिस्टेंस मिला, तो इधर ज्यादा रेजिस्टेंस मिला तो इधर की ओर ये कम गया। जिधर की ओर ज्यादा रेजिस्टेंस होगा करंट उधर कम जाएगा, करंट उधर नहीं जाना चाहेगा। तो इस ब्रांच में इसीलिए कुल में से केवल 2 एम्पियर ही जा पाया। अगर ऊपर वाले ब्रांच को देखिएगा तो ऊपर वाले ब्रांच का रेजिस्टेंस कम था, तो जिधर रेजिस्टेंस कम था उधर ज्यादा करंट जाना चाहा, तो उस वाले ब्रांच में कुल कितना करंट गया है, उस वाले ब्रांच में कुल आपका 4 एम्पियर का करंट गया है। तो ये करंट डिवीजन का रूल है, सर्किट वगैरह में बहुत काम का होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस इस पे भी अब देखना शुरू करते हैं। यहां पे क्या बोला जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि द करेंट थ्रू द 1 ओम रजिस्टर इन द सर्किट गिवन in the figure will be, कि 1 ओम में आपको करंट बताना है। सर्किट कैसा है देखिए, यह है आपका 1 ओम का रजिस्टर, यह है आपका 2 ओम का रजिस्टर, यह है आपका 3 ओम का रजिस्टर, यह है आपका 4 ओम का रजिस्टर, फाइनली ये जो बैटरी है इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है, चलिए 5 वोल्ट, जो भी वैल्यू आए दशमलव में आए जैसे आए वो करना। अब देखो सबसे पहली बात ये कि हम लोग हमेशा से कैपेसिटर में भी आपको यही बात सिखाया गया था, अगर 2 पैरेलल ब्रांच हो ना, अगर 2 ऐसे पैरेलल ब्रांच हो तो जिस ब्रांच पे फोकस रहे उसको अलग से लेके बाहर निकाल लो। अगर मान लो कोई पूछेगा बैटरी से कितना करंट गया
तो बैटरी जो देगा उसमें इसका भी योगदान होगा, लेकिन इस ब्रांच को इस ब्रांच से कोई मतलब नहीं है। ये दोनों ब्रांच भले ही पैरेलल में हो, इस ब्रांच का एनालिसिस आप अकेले भी कर सकते हैं कि ये जो सिंगल ब्रांच है ये भी 5 वोल्ट के बैटरी से कनेक्टेड है। तो इस सिंगल ब्रांच का जब आप एनालिसिस करोगे तो इस सिंगल ब्रांच में देखो ये वाला रजिस्टर कितने का है, तो 1 ओम का है, उसके बगल वाला रजिस्टेंस 2 ओम का है, और उसके बगल वाला रजिस्टेंस 3 ओम का है, और ये सिंगल ब्रांच भी किसके बराबर है, ये सिंगल ब्रांच भी 5 वोल्ट के बैटरी से ही कनेक्टेड है। कि यही टेक्निक बताया जाता था कि पैरेलल में अगर एक पर्टिकुलर ब्रांच पे फोकस हो तो बाकी ब्रांचेज से हमको कोई लेना देना नहीं है। अब इससे आगे बढ़े तो देखिए पहला बात क्या बोला गया, तो इससे आगे बढ़े तो पहला बात ये यहाँ पे कि इस बैटरी ने कितना करंट दिया। तो अगला में देखिए तो 1 और 2, तो 1 और 2 जो है ये रिवर्स में आपको हमेशा जाना होगा जब भी कभी सर्किट को सॉल्व करेंगे। तो 1 और 2 इनका इक्विवेलेंट जो होना चाहिए वो 2/3 के बराबर होना चाहिए, और इसके बगल में एक 3 ओम का और रजिस्टर है, ये लोग भी बैटरी 5 वोल्ट के बैटरी से करंट मांग रहे हैं। तो ये ऐसा हो गया। इसके अगला स्टेप में जाएंगे तो इसके अगला स्टेप में देखो 5 वोल्ट के बैटरी से कितना का कनेक्टेड है, तो 3 + 2/3 इसका वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, 11/3 के बराबर। क्या, तो ये 11/3 ओम का आपका रजिस्टर है जो कितना से कनेक्टेड है, जो 5 वोल्ट के बैटरी से कनेक्टेड है। तो इस ब्रांच को ये बैटरी कितना चार करंट भेज रहा है, तो इस ब्रांच को जो बैटरी करंट भेज रहा है I = V/R होना चाहिए। I = V/R करेंगे 5 / 11/3। इस ब्रांच को कुल करंट जो मिला है वो 15/11 इसके बराबर करंट यहां से बैटरी से निकला है। तो इतना I निकला। वही I देखो कि ये दोनों का जो इक्विवेलेंट है वो तो इसके साथ सीरीज में है, तो यहां पे वही करंट सब में जाएगा। तो इन दोनों को फाइनली करंट कितना, इन दोनों को फाइनली करंट जो मिल रहा है कंबाइनली वो किसके बराबर मिल रहा है, तो 15/11 के बराबर मिल रहा है। इस 15/11 का ही तो बंटवारा होना है। करंट चाहिए किसमें, तो करंट चाहिए पहले वाले में 1 ओम वाले में। तो करंट चाहिए पहले वाले में, तो रजिस्टेंस किसका जाएगा ऊपर में, तो रजिस्टेंस जाएगा दूसरे वाले का ऊपर कि R2 ऊपर जाना चाहिए। नीचे में दोनों के रजिस्टेंसेस का सम तो R1 + R2 ऐसा होना चाहिए। उसके बगल में देखिए तो कुल करंट जिसका बंटवारा होना है, तो कुल करंट जिसका बंटवारा होना है वो I जो जिसका बंटवारा करना है उन दोनों को, R2 का वैल्यू 2 के बराबर डिवाइडेड बाय R1 + R2 3 के बराबर इनटू क्या होना चाहिए 15/11। देखिए पहले वाले को जो करंट मिला काट के देखिएगा तो 10/11 पहले वाले को करंट मिला। ये I1 को इतना करंट मिलने वाला है। I2 के लिए आपका मन करे तो नियम लगाओ, I2 के लिए भी आप नियम लगा के भी निकाल सकते हो कि I2 = क्या होना चाहिए, तो ऊपर में R1/R1 + R2 इंटू I इसके बराबर R1 का वैल्यू 1 है डिवाइडेड बाय 3 इंटू 15/11। देखिए यहां से 5/11 इसके बराबर, दोनों को जोड़ दीजिए, हर हाल में 15/11 आना चाहिए कि इसी का तो बंटवारा हो रहा है। तो पहला टेक्निक क्या होना चाहिए, पहला टेक्निक होना चाहिए कि जब कभी भी क्या होगा, जब कभी भी ऐसा पैरेललिंग दिखे ब्रांचेस का, किसी एक पे फोकस हो तो उसको बाहर निकाल लो। फिर उसके बाद आप अपना बैटरी से करंट देखो कितना निकला है। जहां जहां देखो इन दोनों का इक्विवेलेंट और ये सीरीज में थे तो बराबर करंट थे, उससे ऊपर आए तो इन दोनों का इक्विवेलेंट जो बना है वो तो करंट को 2 टुकड़ों में बांटा होगा कि इंडिविजुअली अपना अपना। तो बंटवारा का नियम क्या होना चाहिए, ऐसा बंटवारा का नियम होना चाहिए। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लिखा जाए। The value
ऑफ I3 by I1 in the circuit will be। तो पहला बोला जा रहा है कि I1 नाम का करंट आ रहा है और R1 यहां का रेजिस्टेंस है। यहां से आगे बढ़ा R2 और यहां पे ये हो गया I2। फिर यहां से आगे ऐसा बोला जा रहा है कि ये है R3 और करंट जो बढ़ा वो है I3। फिर अपना जो है करंट आगे बढ़ गया होगा। पहला ऑप्शन में बोल रहा है कि जो वैल्यू होना चाहिए, किसका वैल्यू बोला है, I3 बाय I1 इसका वैल्यू। तो पहला में बोल रहा है कि होना चाहिए R1 डिवाइडेड बाय R2 प्लस R3 इसके बराबर होना चाहिए। दूसरा बोला जा रहा है कि R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R3 इसके बराबर होना चाहिए। अगला बोला जा रहा है R2 डिवाइडेड बाय R2 प्लस R3 इसके बराबर होना चाहिए। सबसे लास्ट बोला जा रहा है कि होना चाहिए किसके बराबर, R3 डिवाइडेड बाय R2 प्लस R3। बताइए कौन सा हो रहा, क्या लग रहा कौन सा होगा। देखो सबसे पहला बात तो ये है कि ये R1 आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि ये R1 है तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। ये करंट जो है आपका I1, वो करंट जो I1 है वो आपका आगे बढ़ेगा और ये करंट जो I1 आगे बढ़ रहा है यहां से अगर देखोगे तो वही करंट तो I1 आगे बढ़ा है। तो बंटवारा किसमें किसमें होना है, तो बंटवारा होना है, एक रजिस्टर है R1 जिसका वैल्यू R2 के बराबर है और दूसरा रजिस्टर है R3 जिसका नाम हम लोग पहले R2 देते थे, तो वो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो जिसका नाम पहले हम लोग R2 देते थे उसका नाम आज क्या रखा गया है, R3 दिया गया है कि बंटवारा तो इन दोनों में होना है। अब को टोटल करंट जिसका बंटवारा होना है वो I1 के बराबर है। तो यहां से देखिए अगर I3 का वैल्यू निकालना है तो I3 के लिए क्या होना चाहिए कि हम लोग क्या बोलते हैं कि I3 के लिए होना चाहिए कि इस ब्रांच में जो करंट होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, तो अपोजिट ब्रांच के रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। तो अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है, तो अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस देखिएगा तो वो R2 के बराबर है। फिर नीचे में क्या बोलते हैं कि जिन दो लोगों में बंटवारा होना है उन दोनों का सम होना चाहिए। तो R2 और R3 में तो बंटवारा होना है तो इन दोनों को जोड़ा गया और टोटल करंट जिसका बंटवारा होना है, तो कितना करंट का बंटवारा होना है, बंटवारा होना है आपका I1 करंट का। ये देखिए I1 करंट का बंटवारा इस तरीके से आपको करवाना है। यहां से पूछा क्या था कि बताओ वैल्यू क्या होगा I3 बाय I1 का, तो I3 बाय I1 का जो वैल्यू होना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए, तो R2 में इस तरीके से जोड़िएगा। तो यहां से R2 डिवाइडेड बाई R2 प्लस R3 इसके बराबर होना चाहिए। तो ये यहाँ का क्या हो गया, ये यहाँ का आपका कुल जो आ गया, ये यहाँ का आपका कुल रेजिस्टेंस इसके बराबर आ गया कि ये इतना इन दोनों का रेशियो होना चाहिए। तो ये करंट डिवीजन का रूल है। करंट डिवीजन के रूल को आपको एज इट इज फॉलो करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। देखो पहले भी बोला गया है और हमेशा ही बोला जाता है, अगर क्वेश्चन नहीं करेंगे तो मीनिंगलेस है। मतलब पढ़ाई करने का कि आपने करंट पढ़ लिया, पैरेलल होता है कितना R1 प्लस ए 1/R इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला है वो, और सीरीज होता है R प्लस R2 प्लस R3। वो पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है। एक सफिशियंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस, क्लास में भी इतना क्वेश्चन बनवाने का पर्पस यही होता है कि आपका मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो टेक्निक है वो क्लास से डेवलप होना चाहिए कि यहाँ क्या किया जा रहा है उसी तरीके से आपको अपना थिंकिंग प्रोसेस डेवलप करना है। नहीं तो क्वेश्चंस को कम भी किया जा सकता है, लेकिन अगर यहाँ सॉल्व नहीं होगा तो फिर आपका वो टेक्निक डेवलप नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए टेक्निक डेवलप करना ही पर्पस है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। क्या बोला जा रहा है कि कैलकुलेट
द पोटेंशियल डिफरेंस across 2 ohm resistor in the सर्किट। पहला जो आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ है वो कितना के बराबर है, तो वो 6 ओम के बराबर है। दूसरा रजिस्टर दिया गया है कि 3 ओम के बराबर ऐसा है। फिर अगला रजिस्टर क्या बोला जा रहा है, अगला रजिस्टर बोल रहा है कि 5 ओम के बराबर ऐसा है। उसके बगल में एक 2 ओम का रजिस्टर और दिया हुआ है और इसके बगल में ये इसके बगल में बोला जा रहा है कि ये वाला जो रजिस्टर्स है, चलिए इस ब्रांच को अभी अगला बार में लेंगे। बंज क्या बोला जा रहा है, पेज के पार चला गया, कौन सा पेज के पार, अच्छा कॉपी में बोल रहे हैं, ठीक है चलिए आपने बोला तो ब्रांच को इतना पे ही रोक दिया जा रहा है। चलिए ये यहां पे ऐसा हो गया, बैटरी जो है वो 3 वोल्ट का है, बहुत ही सिंपल है। बताइए 2 ओम के अक्रॉस क्या होना चाहिए, ये जो पूछे सब कुछ निकाला जा सकता है। हमने बहुत सिंपल सा बात पूछा है कि 2 ओम के अक्रॉस क्या होना चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस, ये आपको बताना है। तो पहला बोल रहा है कि 2 ओम के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए वो 1/3 वोल्ट उसके बराबर होना चाहिए। दूसरा बोला जा रहा है कि 2 ओम के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए वो 2/3 वोल्ट इसके बराबर होना चाहिए। अगला बोला जा रहा है जो पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस 2 ओम के अक्रॉस बोला जा रहा है वो किसके बराबर होना चाहिए, तो अगला बोला जा रहा है कि 4/3 इसके बराबर होना चाहिए। सबसे लास्ट जो बोला जा रहा है वो बोला जा रहा है कि वो हो ही गया सबसे लास्ट, चलिए 3/2 वोल्ट वही ले ले, तो किसके बराबर होना चाहिए, आ जाना चाहिए। अभी तक बहुत ही सिंपल सर्किट है ये, जैसे कल के क्लास में जो सर्किट्स करेंगे वो और कॉम्प्लिकेटेड होते चले जाएंगे। बी फॉर बॉम्बे इज करेक्ट। तो यहाँ पे देखो कोई बात नहीं है, बस सिंपल सी बात है कि यहाँ पे इस सर्किट को एनालिसिस करके नेट करंट बैटरी से निकाल लेना है। नेट करंट मान लो 6 ओम के अक्रॉस अगर पूछता करंट क्या है वो भी निकाल देते, 3 ओम का करंट निकाल देते, 5 ओम का करंट, जिसका जो पूछता उसका वो निकाल सकते थे। अगर यहाँ पे देखिएगा तो सबसे पहला देखिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे सबसे पहला देखोगे तो ये दोनों ब्रांच का जो इक्विवेलेंट होना चाहिए, ये ब्रांच का इक्विवेलेंट 6 × 3/6 + 3, तो ये कितना का हो गया, तो ये 3 ओम का हुआ क्या, या 2 ओम का, 2 ओम का होना चाहिए। तो ये यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू 2 ओम के बराबर, उसके बगल में 5 ओम के बराबर और उसके बगल में भी 2 ओम के बराबर, ये ऐसा हम लोगों का आ गया। और ये ओवरऑल एक बैटरी से कनेक्टेड है जिसका पोटेंशियल 3 वोल्ट है। देख के ही लग रहा है कि अब इतना इजी को उसको भी सिंप्लीफाई करके ही लिखे, जरूरी नहीं है। I = V/R इक्विवेलेंट जाना चाहिए, तो V किसके बराबर है, 3 के बराबर, और इक्विवेलेंट 5 × 2 = 7 × 2 = 9, तो 3/9 किसके बराबर होना चाहिए, 1/3 के बराबर। करंट एक बार निकल गया, तो ये करंट यहां से I आया, पूछा नहीं है, अगर पूछा होता तो यहाँ पे जानते हैं ये I का बंटवारा होना चाहिए I6 और किसमें, I3 में। फिर ये 5 ओम से वही I आगे बढ़ा, 2 ओम से वही I आगे बढ़ा, तो I जो 2 ओम से जा रहा है उसका वैल्यू किसके बराबर है, तो I जो 2 ओम से जा रहा है उसका वैल्यू देखिएगा तो 1/3 एम्पियर के बराबर है। तो किसी के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो उसके अक्रॉस कितना का क्या जा रहा है, करंट जा रहा है, और इसका कितना खुद का रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम जो होना चाहिए, तो I का वैल्यू तो 1/3 है और उसका तो नाम ही है 2 ओम, तो ये 2 के बराबर, तो कुल कितना का पोटेंशियल डिफरेंस खाया, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस 2 ओम वाला खाया है वो 2/3 वोल्ट इसके बराबर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ा जाए और देखेंगे कुछ सर्किट्स का प्रॉब्लम। उससे पहले एक और टाइप ऑफ प्रॉब्लम शुरू करते हैं कि आपका डीपीपी में बनना शुरू हो जाए।
चलिए इससे आगे अगर देखा जाए तो अगला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो क्या बोला जा रहा है कि यहां से एक रजिस्टर है, इसका रेजिस्टेंस 30 ओम के बराबर है। फिर एक दूसरा रजिस्टर है, इसका रेजिस्टेंस भी 30 ओम के बराबर है। और एक तीसरा रजिस्टर है, इसका रेजिस्टेंस बस 10 ओम के बराबर है। ये आपका पॉइंट ए है, यहां से यहां गया, इसको और इसको बोला जा रहा है कि ये पॉइंट बी है। ठीक है, यहां से यहां गया एक कनेक्शन, और दूसरा कनेक्शन क्या बोला जा रहा है, एक मिनट रुक जाइए, बनाने से पहले बन जाने दीजिए कीजिए नेटवर्क को, कि अगले क्लास में और थोड़ा नेटवर्क का साइज बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से पहला कनेक्शन जो जा रहा है वो यहाँ जा रहा है, इसको बोला जा रहा है सी। और यहाँ से जो पहला कनेक्शन जा रहा है वो यहाँ जा रहा है, इसको बोला जा रहा है डी। तो कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी, इनके बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो आपको निकाल के बताना है। तो पहला बोला जा रहा है क्या, पहला जब बोला जा रहा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 5 ओम के बराबर होना चाहिए, दूसरा बोला जा रहा है 6 ओम के बराबर होना चाहिए, तीसरा बोल रहा है 9 ओम के बराबर होना चाहिए, सबसे लास्ट बोल रहा है 12 ओम के बराबर होना चाहिए। बताइए कौन सा होगा? 6 ओम इज करेक्ट। तो देखिए कैपेसिटर में जब पढ़ा रहे थे तब भी ये बात बोले थे कि आगे जाके ये जो नेटवर्क्स आपको बताया जा रहा है वो बहुत काम का होने वाला है। तो यहां से देखिए, अगर इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले आप जो यहाँ पे निकालना चाहते हो, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या क्या आपको मिल रहा है। तो देखो ये तो नाम दे देने से क्या होता है, यहाँ ए और सी में डायरेक्ट कनेक्शन है, जो पोटेंशियल पे ए है वही पोटेंशियल पे सी है। तो ए और सी बस नाम से आपको 2 पॉइंट बना दिया है कि सीधे वायर से कनेक्टेड हो तो पोटेंशियल सेम होता है। सिमिलरली बी और डी जो है वो नाम के 2 पॉइंट बना दिए गए हैं, वो भी सीधे कनेक्टेड है, तो इनके लिए भी क्या होना चाहिए, एक ही बात होना चाहिए। तो ए से डी एक कनेक्शन है, देखिए ए से डी पहला कनेक्शन हो गया कितना का, तो पहला कनेक्शन 30 ओम का है, हो गया। फिर सी से डी कनेक्शन है, तो वो भी तो ए से बी के बराबर ही है, तो सी से डी दूसरा कनेक्शन है, ये कितना का हो गया, 30 ओम का। और सी से बी कनेक्शन होना या ए से बी कनेक्शन होना वो भी वही बात है, ये कनेक्शन कितना का हो गया, तो 10 ओम का ये कनेक्शन हो गया। अब यहां से 1/R इक्विवेलेंट निकालेंगे, तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये इसके बराबर हो जाना चाहिए। इनको जोड़िए तो 1/30 प्लस 1/30 प्लस 1/10, एक बार ऐसा हुआ 1/R इक्विवेलेंट, नीचे में सबका एलसीएम 30 बनेगा, 1 प्लस 1 प्लस कितना 3 के बराबर। तो R इक्विवेलेंट देखिए 30/5 किसके बराबर, 6 ओम के बराबर हुआ। तो ये वाला टेक्निक को हम लोगों ने क्या नाम दिया था, तो ये वाले टेक्निक को नाम दिया गया था कि रीड्रॉवल टेक्निक, के इसको आप रीड्रॉ कर सकते हैं, फिर आप क्या कर सकते हैं, फिर आप कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल क्या होना चाहिए रेजिस्टेंस सिस्टम का। तो हो गया सभी लोगों का कॉपी। तो अगला क्वेश्चन किया जाए, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि कैलकुलेट द करंट सप्लाइड बाय द बैटरी इन द सर्किट, कि इस सर्किट में बैटरी के द्वारा कितना करंट सप्लाई होगा ये आपको बताना है। पहले बन जाने दीजिए फिर ही बनाया कीजिए।
ये इस तरीके का सर्किट है। अब इस सर्किट को पकड़ना है, क्या है इस सर्किट में, कौन पैरेलल कौन सीरीज। देखिए यहाँ पे अगर इस तरीके का सर्किट है और आपसे बोला जा रहा है कि नेट करंट बताओ कितना बैटरी सप्लाई करेगा, तो हम लोग हमेशा जानते हैं पहले भी पोटेंस जब मान लो निकाल रहे होते हैं ए और बी के अक्रॉस, तो हमेशा तो हम लोग बोलते ही आए हैं कि अगर ए और बी के अक्रॉस निकाल रहे हैं तो फ्यूचर में जो बैटरी आने वाला है वो ए और बी के अक्रॉस कनेक्टेड होगा। तो एक साइड को मैंने माना कि इस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है ए और एक साइड को मैंने माना इस बैटरी का निगेटिव टर्मिनल है बी। ठीक है, ए और बी आपने आइडेंटिफाई कर लिया दो ऐसा। अभी सभी पॉइंट देखो तो यहां से वायर, यहां से वायर, यहां से वायर, यहां तक के जितने भी पॉइंट है सभी के सभी क्या है, ए के बराबर है। यहां से वायर, यहां से वायर, यहां तक के जितने भी पॉइंट है सभी के सभी बी के बराबर है। तो बीच में एक अन्य पॉइंट कौन सा आ रहा है, तो बीच में एक अन्य पॉइंट आ रहा है जिसका हमको ज्ञान नहीं है, तो चलो उसको ओ बोल देते हैं। तो यहां पे बीच में मैंने कोई अन्य पॉइंट एक बना दिया ओ। तो देखो पहला कनेक्शन ये ए से ओ है, गिनती कर दीजिए, ए से ओ एक कनेक्शन हो गया, तो ए से ओ कितना का कनेक्शन हो गया, 3 ओम का कनेक्शन हो गया। फिर दूसरा कनेक्शन कौन सा है, तो ये भी देखिए, ये भी तो ए है और ये ओ है, तो ए से ओ दूसरा कनेक्शन हो गया, तो ए से ओ देखिए 3 ओम का दूसरा कनेक्शन हो गया, इसकी भी गिनती हो गई। ये कनेक्शन कहां से कहां है, तो ये कनेक्शन ओ से बी है, तो ये कनेक्शन यहां से यहां हो गया, इसकी भी गिनती हो गई 3 ओम। एक कनेक्शन क्या है, डायरेक्ट ए से बी है कितना ओम का, तो डायरेक्ट ए से बी है 2 ओम का। ये देखिए पूरा सर्किट आपका बन के तैयार है, ये साइड बी है, ये साइड ए है और ये ऐसा हो गया। अब उसके बाद सॉल्व करते चले जाइए, 6 वोल्ट ये है, 2 ओम ये है, ये भी 3 ओम है। तो ऊपर में देखो इन दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो ये बन जाएगा 3/2, 3/2 प्लस 3 मतलब 3 प्लस 1.5 4.5 कितना के बराबर होना चाहिए, तो 9/2 के बराबर होना चाहिए। कैलकुलेट करके देखिएगा तो ऊपर वाले ब्रांच का। उसके नीचे कितना, ए से बी डायरेक्ट कनेक्शन है 2 ओम का, बैटरी कितना का है, तो बैटरी है 6 वोल्ट का। अगर इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालेंगे तो 9/2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 9/2 प्लस 2 इसके बराबर। चाहे तो यहाँ पे काट भी दीजिएगा तो काट दीजिए, 2 से 2 को ऊपर में 9 बचा, नीचे में 9/2 कितना हो जाना चाहिए, 13/2 होना चाहिए क्या। तो यहाँ पे देखिए ये 13/2 हो गया। तो ओवरऑल रेजिस्टेंस जो हुआ वो 18/13 की आर इक्विवेलेंट इक्वल टू इतना के बराबर आया। अब हमसे पूछा क्या है, बैटरी कितना करंट देगा, तो बैटरी जो करंट देगा I इक्वल टू V डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट, इसके बराबर बैटरी का पोटेंशियल है 6 डिवाइडेड 18 डिवाइडेड बाई 13, आई इक्वल टू देखिए 13/3 एम्पियर। इतना का करंट क्या है, ये सर्किट को प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये भी हम लोगों का किसके आधार पे था, तो ये भी हम लोगों का रिड्रॉवल के आधार पे ही था कि कैसे आप रिड्रॉ कर सकते हैं सर्किट को और फिर बहुत ही आसानी से सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। अभी और सर्किट का प्रॉब्लम्स कल, केवल जैसे आज भी तो केवल प्रॉब्लम्स ही हुआ है, कल भी आपका प्रॉब्लम्स होगा। एक लास्ट बात थोड़ा सा देख लेते हैं, नहीं हुआ ठीक है कॉपी कर लीजिए। एक लास्ट बात वो भी आप ऑलरेडी जानते हो कि जो व्हीट स्टोन ब्रिज कैपेसिटर में पढ़ाया गया था, सच में तो व्हीट स्टोन ब्रिज रजिस्टर का होता है। वहां पे पढ़ाते वक्त बोला भी गया था कि जब ऐसा हो जाए तब क्या करना है, बीच वाले को हटा देना है। तो लास्ट हेडिंग बस व्हीट स्टोन ब्रिज का इंट्रोडक्शन 5 मिनट में देख लीजिए। आपका डीपीपी का फिर सारा प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व करने का, व्हीट स्टोन ब्रिज लास्ट टॉपिक है जहां से वहां क्वेश्चन दिया गया, हटाया जाए। चलिए, तो पहले हम लोगों ने पढ़ा था व्हीट स्टोन ब्रिज किसका था, वो तो व्हीट स्टोन ब्रिज कैपेसिटर्स का था। वो तो रजिस्टर के जैसा फॉलो करते हैं, इसलिए तो व्हीट स्टोन ब्रिज के एप्लीकेशंस तो अब हटा दिए गए हैं, पोटेंशियोमीटर है नहीं। आगे एक पढ़ेंगे मीटर ब्रिज, वहां पे भी इसका एप्लीकेशन होगा। देखो व्हीट स्टोन ब्रिज में जो पहले आपने देखा था वही बात होता है कि एक रजिस्टर R1 है और इसके सामने एक दूसरा रजिस्टर R2 है। तीसरा रजिस्टर को देखिएगा तो ये R3 है और सबसे लास्ट रजिस्टर को देखिएगा तो ये R4 है। इन लोगों को अगर एक बैटरी से ऐसे कनेक्ट किया जाए और बीचों बीच एक 5वां रजिस्टर तो होता है, या उसकी जगह गैल्वेनोमीटर लगा दिया जाता है कि या तो गैल्वेनोमीटर हो। जी का मतलब क्या है कि ये इसी चैप्टर के लास्ट में, अब तो ये सब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट सब हट रहा है, कि गैल्वेनोमीटर क्या होता है,
डिटेक्ट ए स्मॉल करंट, कि ये स्मॉल करंट को क्या करता है, डिटेक्ट करता है। लास्ट में मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे तो बताया जाएगा गैल्वेनोमीटर कैसे काम करता है। तो यहां पे अगर गैल्वेनोमीटर हो या इसकी जगह पे कोई रजिस्टर हो तो भी फर्क नहीं पड़ता है। गैल्वेनोमीटर तो बस मेजर करने के लिए है, कि गैल्वेनोमीटर की मदद से आप मेजर कर सकते हैं, कि उसकी जगह पे गैल्वेनोमीटर हो या फिर कोई रजिस्टर हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। यहां पे R1, R2, R3, R4 अगर ऐसे हैं और बीच में कोई R5 ऐसा है, यही बोला गया गैल्वेनोमीटर हो चाहे फिर रजिस्टर हो, तो माना यह जाएगा कि अगर गलती से R1/R2 इक्वल टू किसके बराबर, R3/R4 हो जाए, कि रजिस्टर्स का रेशियो अगर ऐसा हो जाएगा तो इसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा बैलेंस्ड ब्रिज, कि ये जो ब्रिज है आपका ये बैलेंस हो गया है, कि इस ब्रिज में आपका जो करंट इन I5 के R5 क्या होगा, कि करंट थ्रू R5 विल बी 0। तो करंट अगर R5 से 0 हो रहा है तो अब बहुत आसान हो गया कि दो रजिस्टर R1 और कौन से, दो रजिस्टर R1 और R2 एक साथ सीरीज में है, और दो रजिस्टर R3 एंड R4 ये एक साथ सीरीज में है। इन दोनों का इक्विवेलेंट इन टर्मिनल्स के अक्रॉस क्या है, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट इन टर्मिनल्स के अक्रॉस जो है वो पैरेलल में है। बस यही बात को समझना है। तो कैपेसिटर में बस फॉर्मूला अलग था, कि यहाँ पे जो अपना सीरीज के लिए वहां पे अलग फॉर्मूला था, यहाँ पे सीरीज में सिंपली जुड़ जाएगा। फिर दोनों का इक्विवेलेंट के लिए बस फॉर्मूला अलग है, बाकी कॉन्सेप्ट एज इट इज है, कि जैसा वहां था ऐसा ही यहाँ पे होगा। तो चलिए क्वेश्चन क्या जाए, छोड़ दिया जाए, हो गया है क्या टाइम? चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं कम से कम, एक तो बनता है। एक क्वेश्चन चलिए पहले कॉपी कर लीजिए, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन किया जाए। नहीं हुआ है, चलिए कर लीजिए अच्छे से, कॉपी कर लीजिए पहले। हो गया अभी? क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में? कैलकुलेट द करंट इन द 4, चलिए नंबर के साथ ही लिखते हैं, 4 ओम ब्रांच ऑफ द सर्किट। तो सर्किट को अच्छे से बन जाने दीजिए, फिर बनाइएगा, ये गड़बड़ हो सकता है कुछ। यहां पे बोला जा रहा है कि ये वाला रेजिस्टेंस जो है ये 4 ओम है, ठीक है, और इसके बगल में जो है ये वाला, इसको बोला जा रहा है कि ये वाला है 6 ओम। कैसा है? फिर यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये वाला है 8 ओम और ये वाला है 12 ओम, और सबसे बीच वाला जो है वो है 10 ओम, और जो बैटरी कनेक्टेड है उस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 5 वोल्ट के बराबर है। तो पहले देखिए कैपेसिटर में भी बोला गया है, रजिस्टर में भी ये बात को रिपीट किया जाएगा कि नीट में हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ आने का जो है
वो बीट स्टोन ब्रिज है, रिपीटेडली वही आ रहा है। पहले भी बोला गया है कि अगर कहीं नेटवर्क रिपीट होता हुआ 5 रजिस्टर अगर दिख जाए, सीधा सीधा दिखे तो भी, इस तरीके के कॉम्बिनेशन में दिखे तो भी, तो 5 रजिस्टर अगर आपको कहीं दिख जाए तो कोशिश कीजिएगा हमेशा रीड्रॉ करने का। तो नाम नहीं बोला है तो लोगों का आप अपनी तरफ से नाम दे दीजिए कि ये वाला एक पोटेंशियल ए दिख रहा है कि ए से बहुत सारा कनेक्शन गया है, परंपरा के हिसाब से दूसरा पोटेंशियल बी दिख रहा है कि बी से भी बहुत सारा कनेक्शन गया है। बीच में नहीं पता चल रहा है तो इसका नाम सी डाल दीजिए और इसका नाम डी डाल दीजिए। अब चारों पॉइंट को तो 5 रजिस्टर दिख जाए तो कोशिश यही होना चाहिए। तो ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। पांचों पॉइंट ऐसे डाल दिए गए। पहला कनेक्शन देखिए तो ए से डी जा रहा है, तो ए से डी कितना के बराबर है, तो ए से डी देखिए 4 ओम के बराबर है, तो ए से डी कर दिया गया। दूसरा कनेक्शन बी से डी जा रहा है, तो बी से डी कितना का जाता हुआ दिख रहा है, तो बी से डी हम लोगों को 6 ओम का दिख रहा है, तो 6 ओम यहां से बी से डी भी भेज दिया गया। कनेक्शन ए से सी दिख रहा है, तो ए से सी कितना का कनेक्शन हो गया, तो ए से सी 8 ओम का कनेक्शन हो गया। और अब कौन सा बचा, बी से सी, तो बी से सी देखिए कितना का कनेक्शन जा रहा है, तो 12 ओम का कनेक्शन एक और चला गया। फिर आपका क्या हुआ, सबसे लास्ट बात कि सी से डी एक डायरेक्ट कनेक्शन है, सी से डी एक डायरेक्ट कनेक्शन 10 ओम का कर दिया गया। देखिए रीड्रॉ करने के बाद अगर सीधा सीधा बीट स्टोन दिख जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो रीड्रॉ करने के बाद दिखेगा। तो रीड्रॉ करने के बाद बीट स्टोन दिखा है और इसका कितना के बराबर आया है, तो 5 वोल्ट के बैटरी से कनेक्टेड है। तो ऐसा दिखने वाला सर्किट ऐसे में कन्वर्ट हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि इस 10 ओम का कोई योगदान नहीं है, तो ये 10 ओम को हटा दीजिए सर्किट से, कोई योगदान नहीं है। अब यहां से आपके अपने पे ऊपर डिपेंड है कि आप कैसे सॉल्व करना चाहते हैं, किस टेक्निक को लगा के। अब तक आपके पास मल्टीपल टेक्निक्स आ चुका है कि अब जो सर्किट बच जाएगा वो बहुत ही आसान सर्किट बच रहा है। देखो 5 वोल्ट ऐसा है, इससे कनेक्टेड इधर वाले ब्रांच को देखिएगा तो ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी तो बना सकते हैं कि ये 4 ओम है, ये 6 ओम है। इसके ऊपर वाला ब्रांच कौन सा है, तो ये 8 ओम है और इसके बगल का ब्रांच कौन सा है, तो ये 12 ओम है। कि बैलेंस ब्रिज है ना जी, R1/R2 बैलेंसिंग दिख रहा है, बैलेंस है दोनों ही जगह। अगर R1/R2 को देखिएगा तो ये भी 8/12 मतलब 2/3 हो रहा है, और R3/R4 को देखिएगा तो ये भी 2/3 है। बैलेंस है इसलिए बीच से हटा दिया गया है। अब यहां से देखो तो अब हमारा तो पुराना टेक्निक है कि करंट 4 ओम से निकालना है, ऊपर वाले ब्रांच को क्यों देखने के लिए जाएंगे। 4 ओम से करंट निकालना है तो 4 ओम 6 ओम ये वाला ब्रांच किससे कनेक्टेड है, तो 5 वोल्ट के बैटरी से कनेक्टेड है। इससे आगे बढ़िए तो यहाँ पे जो करंट निकलेगा वो दोनों में तो बराबर ही जाएगा। सच बात है, जो यहाँ पे 4 में आया ये रास्ता तो बंद ही है, जो 4 में आया वो 6 से होके जाना ही है, दोनों सीरीज में है। I इक्वल टू किसके बराबर, V/R इक्विवेलेंट, V कितना के बराबर 5 के बराबर, R इक्विवेलेंट 10 के बराबर। तो I अक्रॉस 4 ओम जो है वो 0.5 एम्पियर के बराबर क्या होगा, 0.5 एम्पियर के बराबर आपका करंट जाएगा। ऊपर के ब्रांच में पूछा होता तो ऊपर को 5 वोल्ट से कनेक्ट करके वहां पे 1/4 आ रहा होगा। बैटरी से कितना निकला तो दोनों ब्रांच को इक्विवेलेंट लेके करना पड़ेगा। बैटरी से कितना निकला अगर वो बताना है तब तो पूरा लेना पड़ेगा। इस ब्रांच में कितना गया तो 5 वोल्ट तो यहाँ पे मिला है, उसी हिसाब से जाएगा। इस ब्रांच में कितना गया तो 5 वोल्ट तो मिला है, और बैटरी से कितना निकला तब सबको जोड़ के निकालेंगे। तो आपका जितना भी वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स है सारा आपका डीपीपी में मिल जाएगा, आप उसको सॉल्व कीजिए। इससे आगे नेक्स्ट क्लास में कॉम्बिनेशन का और प्रॉब्लम्स करते हुए हम लोग डिटेल में फिर जो अगला टॉपिक हम लोग को पढ़ना है वो बैटरी के बारे में पढ़ना है, सेल के बारे में। सेल को पढ़ने के बाद किरचॉफ्स लॉ पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। सभी लोगों का थैंक यू।